गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में जो हमारा पार्ट रहेगा वो सारा डिस्कशन पार्ट रहेगा। हम लोग स्टडी से ज़्यादा डिस्कशन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि जो मेन लीडर्स हैं मैंने आपको घर से पढ़ने के लिए दिया था, आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि क्या आप पढ़ के आए और क्या बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जी। तो फर्स्ट लीडर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लीडर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। अरे बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू। सो मिस्टर नरेंद्र मोदी कौन है हमारे? प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो नहीं है। चलो, तो ये जो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने थे, कब बने थे हमारे? 2014 में बने। अरे दोबारा से सेकेंड सेशन 2019 में। तो 30 मई 2019 में इन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद मेकिंग द स्टार्ट ऑफ हिज सेकेंड टर्म, यानी कि ये अभी हमारे पास कॉन्टिन्यूसली 2 टर्म्स के लिए प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है जी। और ये क्या कहते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस पैदा हुए थे, बोर्न हुए थे। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? 17 सितंबर 1950। यानी कि करंट अभी हमारे जो मोदी जी हैं वो कितने के हो जाएंगे? 71 ईयर्स। वेरी गुड। उसके बाद है हमारे पास श्री मोदी जी सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2014 टू 19। उसके बाद अभी नेक्स्ट टर्म चल रहा है। और पीएम बनने से पहले वो क्या थे? सीएम। कहाँ के सीएम? गुजरात के। गुजरात के सीएम वो रही हैं अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक। ठीक है जी। उसके बाद बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में तो ये है ही है, मतलब राजनेता तो ये है ही हैं, उसके अलावा ये लिखते भी हैं, बड़ा प्यारा लिखते हैं, इसलिए तो बड़े प्यारे प्यारे भाषण देते हैं। प्यारे मित्रों, तो उसके बाद क्या बोलते हैं? ही हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स इंक्लूडिंग पोइट्री। पोइट्री भी करते हैं मोदी जी, कभी सुनाई नहीं हालांकि हमें। ही बिगिन हिज डे विद योगा। वो भी योगा करते हैं, तो तुम भी किया करो। योगा से क्या होता है? तंदुरुस्ती रहती है। तंदुरुस्ती रहती है। तभी वो इतने तंदुरुस्त हैं 71 साल की एज में भी, बिल्कुल आलसी नहीं है। आते हैं स्टेज पे एकदम शेर की तरह आते हैं, दहाड़ के चले जाते हैं। सो एंड माइंड एंड इंस्टिल्स द पावर ऑफ कामनेस इन अदरवाइज फास्ट पेस्ड रूटीन्स। ठीक है जी। स्टिल रहते हैं वो हर चीज़ों में। आगे चलते हैं। उसके बाद इतना ही है हमारे मोदी जी के लिए। हम लोग पूरा पूरा पेज लिखेंगे तो बाकी लीडर्स रह जाएंगे। तो आगे चलते हैं। हमारे पास कहाँ चलते हैं? डोनाल्ड जी ट्रम्प के पास। सुना होगा इनका नाम? यस मैम, प्रेसिडेंट है यूएसए। करंट नहीं है। करंट नहीं है, बिल्कुल। So Donald J. Trump is the definition of the American success story, standing the standards of excellence in his business endeavors and now for the United States of America. So a graduate of Wharton School of Finance, President Trump has always dreamed big and pushed the boundaries of possibilities to the outmost reason in his entire career, devoting his life to building business, jobs and American dreams. तो इसने अपना सारा का सारा ध्यान कहाँ लगा दिया? बिजनेस को और ज़्यादा पुशअप करने पे। वैसे भी अमेरिका के अंदर हर चीज़ की टेक्नोलॉजी सबसे फास्ट रहती है, तो इंफ्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं और इसलिए उसको उनको बिजनेस जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो दिस वॉज बोट टू लाइफ बाई मोटिवेशन मूवमेंट ही इंस्पायर्ड इन द पीपल ऑफ अमेरिका व्हेन ही अनाउंस्ड हिज कैंडिडेसी प्रेसिडेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन द जून 2015। यानी कि उनकी जो प्रेसिडेंट की कैंडिडेसी थी वो कब अनाउंस हुई थी? 2015 में। This movement would ultimately lead to one of the most unique presidential campaigns in the history. Ever the leader, Trump followed no rule book and took his message, "Make America Great Again." ठीक है जी। उन्होंने कोई रूल बुक फॉलो नहीं की और उनका एक ही मकसद था कि हमें अमेरिका को दोबारा से महान बनाना है। डायरेक्टली टू द पीपल, कैंपेनिंग इन हिस्टोरिकली डेमोक्रेटिक स्टेट्स एंड द कंट्रीज अक्रॉस द कंट्री। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? ट्रम्प वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन नवंबर 2016 इन द लार्जेस्ट इलेक्टोरल कॉलेज लैंडस्लाइड्स फॉर रिपब्लिक इन द 28 years। उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी घोषित की थी 2015 के अंदर और 2016 में वो बन गए थे हमारे यूएस के प्रेसिडेंट। ठीक है जी। सो क्या बोलता है? प्रेसिडेंट इज वर्किंग हार्ड टू इम्प्लीमेंट हिज अमेरिका फर्स्ट प्लेटफॉर्म, continuing his promise to the American people to lower taxes, repeal and replace Obamacare and stifling regulation, protect borders, keep jobs in country, take care of veterans, strengthen military and law enforcement and renegotiate bad trade deals, creating a government of by and for the people। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर फोकस किया। इन लोगों ने अपनी बिजनेस को सुधारने के ऊपर फोकस किया। जो बेकार व्यापार करने के तरीके थे, बेकार व्यापार की डील्स थी, उन लोगों को रद्द करके दोबारा से उसको रीनेगोशिएट किया, मतलब हर एक के अच्छे टर्म्स पे लाने की कोशिश की गई। अपने मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया। सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बढ़िया तरीके से काम किया। ठीक है जी।
He is making the first America again, restoring our national's faith, ushering in a bright new future now and for generations to come. तो उन्होंने किस पे वर्क किया ताकि हमारी जो नई जनरेशन है उनको एक ब्राइट फ्यूचर मिले, बड़ा अच्छा सा अमेरिका मिले। अमेरिका तो वैसे ही बड़ा अच्छा है। चलो जी, नेक्स्ट है बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स इन न्यूज़। ऐसे बिजनेस लीडर्स या फिर ऐसी पर्सनालिटीज जो हमें न्यूज़ के थ्रू पता चलती है, जैसे कि हमारे पास हैं एक हाउडी, मोदी शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प शेयर द स्टेज एट हाउडी event in the Houston on the 22nd September at NRG Stadium, Houston. This event showcased the special of the Indian culture and accomplishment of the Indian diaspora. The event highlighted the sharp shift in the Indian diplomacy and the news level of Indian-US bilateral nation. The event showcased the heightened friendship and warmth between the leader of one of the most powerful nation in the world and India. Basically इन्होंने क्या किया था, जब लास्ट टाइम कुछ कॉन्फ्रेंसेस में हमने देखा होगा ट्रम्प और मोदी जी की बातें कुछ ज़्यादा हो रही थी, तो उस चीज़ को ये हाईलाइट कर रहे हैं कि वो जो दोनों पावरफुल नेशंस के जो टॉप प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो ज़्यादा ही आपस में घुल मिल रहे हैं। क्या करना चाहते हैं, ये एक दूसरे के रिलेशन को स्ट्रोंगन करना चाहते हैं ताकि डिप्लोमेसी ना रहे, कोई ऐसे वाद विवाद, राजनीतिक वाद विवाद ना रहे हमारे बीच में। दोनों के जो रिलेशन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बढ़िया तरीके से काम कर सकें हम लोग, ताकि हमारे जो रिलेशन है वो बायलेटरल हो, यूनिलेटरल ना हो। बायलेटरल मतलब दो तरफा रिलेशन हो हमारे, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने में घबराएं। तो इस तरह का इन्होंने काम किया। उसके लिए इन्होंने जो मीटिंग की थी 2019 में, उसका नाम दिया हुआ है कि एनर्जी स्टेडियम। बाकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हमारे पास राजनाथ सिंह जी, बिकम्स फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ फ्लाई LCA तेजस। तो इन्होंने बोला ये जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट किया था हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू फ्लाई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, जिसका नाम है तेजस, an indigenously built multi-role fighter aircraft. He took 30 minutes sortie in LCA Tejas along with Air Vice Marshal Narmedeshwar Tiwari at Hindustan Aeronautics Limited airport in Bengaluru, Karnataka. Defense Minister even controlled Tejas in the air for some time and was shown avionics sophisticated system on board the aircraft. तो क्या बोलते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने जो डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उन लोगों ने तेजस को चलाने की थोड़ी सी कोशिश की थी। उस टाइम जो उनके वहाँ के जो चालक थे तेजस को चला रहे थे, जिनका नाम लिखा हुआ है इसके अंदर नर्मेदेश्वर तिवारी, उन्होंने उनके साथ मीटिंग की थी अपने कहाँ पर HAL के अंदर, और कुछ देर तक हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने उसको चलाया भी, हवा में उसको होल्ड करके रखा था। तो ये न्यूज़ बन गई कि हमारे राजनाथ सिंह जी एयरक्राफ्ट चला रहे हैं। न्यूज़ तो बहुत जल्दी को। अरे ये चीख दें, प्राइम मिनिस्टर को आई चीख। कोरोना हो गया। देखो ऐसा होता है, इस लेवल तक आने के लिए ना बड़ी मेहनत लगती है। आज तुम कुछ भी कर लो, आज तुम चाहे पूरा घर बना लो अपने हाथों से, कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। कल तुम एक फेमस पर्सनालिटी बन जाओ, फिर चाहे तुम ना सिर्फ एक पौधा ही लगाना अपने घर में, या पौधों में पानी देना, तो एक पत्ती को भी पानी दिया होगा ना तो न्यूज़ बनेगी, आशा ने दिया पौधों में पानी, आशा ने दिखाई आशा की किरण, एक कदम आशा की हो, बहुत कुछ बन सकता है। न्यूज़ का CS में बोलने का ही काम होता है, जो ज़्यादा बोल सकता है ना वही ज़्यादा कमा सकता है। ठीक है, तो CS भी कम नहीं होता न्यूज़ एंकर से। हर चीज़ की मीटिंग में सांठ काट करना, पूरी भूमिका बांधना, एक तरह से स्टेज कोऑर्डिनेटर होता है CS। उसके बिना फिर वो काम अधूरा सा लगता है। वो रिप्रेजेंट करता है ना, अब हमारे MD साहब आएंगे, ये बोलेंगे, फिर वो कुछ गलती करके चले जाते हैं तो उसको छुपाता भी है। अरे इसका मतलब ये था, वो ये कहना चाहते थे। एंकरिंग भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है, स्पीच भी देता है, बड़े सारे ओवरऑल, वो कहते हैं ना ऑलराउंडर है, वैसा होता है CS, ऑलराउंडर। हाँ, मैंने काफ़ी एंकरिंग की है। एंकरिंग के लिए मैम बहुत वो चाहिए। मैंने फर्स्ट टाइम एंकरिंग की थी अपने स्कूल लेवल पे, 10th स्टैंडर्ड में। अच्छा, स्कूल में तो मैंने भी की। नहीं, एनुअल फंक्शन पे जब वो पेरेंट्स हाँ, वगैरह सब आते मैंने हैं, भी सबसे फर्स्ट टाइम मैंने तब की थी। उस टाइम थी वहाँ पर लगभग 500 to 600 पीपल की गैदरिंग, मेरा उनके तभी बीच डर में खुल की गया थी। था। हाँ, तभी मेरा डर खुल गया था। उसके बाद बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती हैं, मतलब CS वगैरह। कंप्लीट बन चुकी थी जब मैं, तब वो बोर्ड मीटिंग्स होती है, शेयर होल्डर्स आते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद वहाँ पे डर खुल गया था। और कॉर्पोरेट्स में जाने से पहले मैं टीचिंग में थी, तो टीचिंग में बच्चों को पढ़ा के वैसे ही डर निकल जाता है सारा। खैर मैं बचपन से ही टीचिंग में हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता बात करते हुए।
और डायलॉग भी बच्चों के साथ ही सीखे जा सकते हैं। अब जैसे तुम्हें डायलॉग मारा, मेरे को दिमाग में पहले से लिख के थोड़ी बैठी थी मैं। हाँ तो इसी से इम्प्रूव होती है सब चीज़ें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, कमर्शियल रोल आउट ऑफ जियो फाइबर बाय मुकेश अंबानी। तो कमर्शियल रोल क्या था उनका, क्या निकाला जियो फाइबर से? पहले तो जियो निकाल कर उन्होंने हर एक का स्कीम बंद कर दिया था, अब सारे के सारे जियो पे मूव हो गए थे। अब वो चाहते हैं कि वाईफाई भी हमारा ही बिके, तो उन्होंने क्या निकाल दिया, जियो फाइबर। अभी तक मुझे जो लगता है कि बहुत इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसकी रेंज भी अच्छी चलती है जियो फाइबर का जो है। पर अभी किसान में ज़्यादा आया नहीं। ज़्यादा नहीं है, बाद में फिर कुछ कर दे रहे हैं। देखो जिसकी डिमांड बढ़ जाती है तो फिर वो नेटवर्क बढ़ जाएगा ना, इंफ्रा तो उतना ही रहेगा, बहुत सारे यूजर्स हो जाएंगे। नेट सबसे बढ़िया कब चलता है? रात को 3 बजे, 2 से 4 के बीच में सबसे बढ़िया चलता है उस टाइम नेट। कुछ सर्चिंग करनी हो ना, हाँ सारे सो जाते हैं, यूजर्स नहीं मिलते, बहुत कम यूजर मिलते हैं 2 से 4 के बीच में। और उस टाइम नेट की जो स्पीड होती है ना अल्टीमेट, उस टाइम तो ना 2 MBPS वाला जो डाटा होता है ना, मतलब वो 2G डाटा होता है, वो भी बड़ा मस्त चलता था पहले के टाइम के बाद। आजकल तो 4G के बिना काम नहीं चलता हमारा, तो 4G भी आजकल मरा हुआ चलता है, 2G जैसा चलता है, लेकिन रात को 2 से 4 के बीच में गजब चलता है। और सबसे हैवी लोड होता है उसके अंदर 10 से 12 के बीच में, 10 से 12 के बीच में मर के चलता है। 10 से 12 के बीच में तो बस आप मूवी देखने लग जाओ अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे, तो बीच में अटकती है अगर वाईफाई स्ट्रॉन्ग ना हो तो। चलो ये तो जनरल बातें थी, यूजेस के ऊपर बेस्ड है। पर जियो का भी आया नहीं है, बहुत कम है, हर जगह पे नहीं आया, हर जगह पे नहीं आया, नया है ना अभी ये, नया ही तो लॉन्च किया इन्होंने। तो क्या बोलता है, जियो गीगा फाइबर रीनेम्ड जियो फाइबर हैज स्टार्टेड इट्स कमर्शियल सर्विसेज इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 5, 2019। तो 5 सितंबर 2019 से इसने इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। द अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन 12 अगस्त 2019 बाय मुकेश अंबानी, चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस। जानते हो क्या मुक्कू भैया? अब पड़ोस में रहते हैं, कौन से पड़ोस वाले? वो महाराष्ट्र वाले। अच्छा ठीक है। तो ये मुक्कू भैया जो हैं उन्होंने लॉन्च किया था क्या हमारे पास, जियो फाइबर। जियो फाइबर इज सेट टू रिवॉल्यूशनाइज द डिजिटल स्पेस इन इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड इंटरनेट कनेक्शन, जियो फाइबर कनेक्शन विल बी अकम्पनीड बाय फिक्स्ड लाइन फोन सर्विसेज। ये बड़ी अच्छी सर्विस है, जब जियो फाइबर आप लगवाते हो तो आपको एक लैंडलाइन नंबर मिलता है, अगर आपके पास खुद का लैंडलाइन हो घर पे तो उसी से कनेक्शन हो जाता है, फ्री मिलता है इसके अंदर, फ्री कॉलिंग। उसके बाद है आपका सेटअप बॉक्स कैपेबल ऑफ गेमिंग, फ्री 4K टीवी एंड जियो लॉट सर्विसेज। एट लॉन्च जियो फाइबर इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर वन ऑफ द cheapest broadband plans with the few days remaining of the commercial launch of the Jio Fiber services. Let us travel back in the time and list out what we already know about the Jio Giga Fiber data plans and offers. ये तो हमें पता ही है, जब से जियो आया प्लान्स स्टार्टिंग में तो बड़े सस्ते हुए थे, हालांकि अब हम रोते हैं, अब हमको कोई सस्ता प्लान मिलता नहीं है, इक्वल है सब, अब इक्वल हो चुके हैं। तो वो जब मार्केट में आया था तो इतनी सारी कंपटीशन था, तो कंपटीशन तो कम्पीट कर लिया सारा। बिल्कुल फ्री सर्विसेज दी 1 साल तक, उसके बाद 99 में दी, उसके बाद हाँ लाइन लगी रहती थी। हाँ इसकी लाइनों सुबह से शाम तक लगे रहते थे लोग लाइन में पागलों की तरह। तो कंपटीशन था ना, बिल्कुल। चलो जी आगे आगे तो काफी ने पोर्ट करा ली थी, तो अब कितने मेंबर्स रेंज की थोड़ी इशू है मैम जियो में। हाँ अभी एयरटेल का रेंज अच्छा चल रहा है, हाँ, एयरटेल के बाद वी का अच्छा चल रहा है। वी का हर जगह अच्छा नहीं है, VI का हर जगह अच्छा नहीं है, मतलब अभी भी उसमें काफ़ी एरर्स हैं VI के अंदर। बहुत जल्दी आवाज़ कट जाती है, अगर मैं यहाँ पर ऊपर बैठे और VI पे किसी का फ़ोन आ जाए तो मैं यहाँ पे ढंग से बात नहीं कर सकती, जियो पे कर सकती ये तो मर्ज हो गए ना जियो में। हूँ। वोडाफोन आई बड़ा फोन है। मर्ज हो गए, होना ही था मर्ज, अकेले अकेले काम नहीं कर पा रहे थे। चलो जी आगे चले, बुक्स एंड देयर ऑथर। अब नरेंद्र मोदी जी ने जो बुक्स लिखी है ना, ऊपर जिक्र आया था, उसके बारे में है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी ने लिखी नहीं है, ये है उनकी लाइफ के बारे में। कर्म योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ PM नरेंद्र मोदी। वैसे भी हम बोलते हैं जितना ज़्यादा कर्म करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया फल पाओगे, ठीक है जी। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज द बुक कर्म योद्धा ग्रंथ। ये कर्म योद्धा थे नहीं है। Written on the life of Prime Minister Narendra Modi on January 7, 2020
The book explains various works by PM Narendra Modi during his tenure. As per the book, Narendra Modi gave the states 10% more budgets, which reflects the fulfillment of Antyodha resolution of Pandit Deen Dayal. क्या बोलता है कि यहाँ पर इन लोगों ने 10% से ज़्यादा बजट दिए हैं, जिन्होंने रिफ्लेक्ट किया है कि जो ये अंत्योदय रेजोल्यूशन है जो पंडित दीनदयाल जी ने निकाला था उनको पूरा करने की कोशिश की है। तो इनकी बुक में सिर्फ ये क्या लिखा होगा, इनके कार्यकाल के बारे में लिखा होगा, खुद की प्रमोशन की बुक है। ऐसी बुक मनमोहन सिंह की भी आई थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिस पर मूवी भी बनी थी अभी लास्ट टाइम, देखी थी, सुना था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अरे मूवीज भी नहीं देखते तुम, न्यूज़ वगैरह के बारे में? नहीं, देखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अच्छी मूवीज होती है वो देखनी चाहिए। जैसे मैं भी सारी मूवीज नहीं देखती, जो बायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है, इसमें ना काफ़ी कुछ सीखने को होता है, उनका स्ट्रगल देखने को मिलता है, तो मोटिवेशनल तो देखना चाहिए। मुंबई अटैक की देखी थी, वो आया था जब अटैक नहीं हुआ था मुंबई में, तब वो वाली देखी थी। ऐसे देखती हूँ मैं एक दो यही देखनी चाहिए। सारी मूवीज तो ऐसी बकवास आती है, उसमें कुछ नहीं होता। कुछ देखनी चाहिए, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ मूवीज़ को, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कुछ जिसमें सीखने वाला हो, एंटरटेनिंग भी हो, नहीं देखने के बाद नहीं, देखने से पहले उसका प्रोमो काफ़ी कुछ बता देते हैं टीजर के अंदर। अब जैसे पीएम मोदी जी के बारे में है, इसके अंदर जो भी चीज़ें इन्होंने की होंगी ना, वो आपके हिस्टोरिकल मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा, प्लस आपको पता चलता है कि देश में ये काम हुआ था। जैसे वो यूरी स्ट्राइक आई थी, हम लोगों को वैसे नहीं पता चलता, मूवीज़ उस पर बनी थी तो उसके बाद हम लोगों को कुछ पता चला। हालांकि कुछ उसके अंदर एग्जैजुरेट किया होगा, कुछ ऐसे फालतू का डाला होगा, और कुछ उसमें रियलिटी भी तो होगी। हर चीज़ तो फालतू नहीं हो सकती, मूवी को थोड़ा एंटरटेनिंग भी बनाना पड़ता है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा कुछ काम हुआ था। ठीक है जी, आगे क्या बोलता है इसके अंदर, टर्बुलेंस एंड ड्रीम द मोदी ईयर्स बाय राहुल अग्रवाल, एस भारती, एस प्रधान। तो ये जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी? राहुल अग्रवाल, एस भारती, एस प्रधान। और जो एक कर्म योद्धा ग्रंथ था ये रिलीज़ किया था हमारी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ठीक है जी, उसके बाद क्या बोलता है, अ पिक्चोरियल बुक ट्रेसेस द जर्नी ऑफ नरेंद्र मोदी फ्रॉम हिज डेज एज अ यंग बॉय फ्रॉम वादानगर इन गुजरात, न्यू दिल्ली 7 लोक कल्याण मार्ग एंड द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस स्टोरी में मिलेगा तुम्हें नरेंद्र मोदी चाय कब बेचते थे, फिर वो सीएम कब मिले, क्योंकि इसमें पूरी जर्नी लिखी हुई है एज अ यंग बॉय टू द टिल डेट। दिस बुक टाइटल टर्बुलेंस एंड द ड्रीम, कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी लाइफ को स्ट्रगल किया, उसके बाद वो जीते। ड्रीम मतलब जीतना होता है, विजय होती है, तो विजय पताका कैसे लहराई उन्होंने। द मोदी ईयर्स ऑथर्ड बाय राहुल अग्रवाल, भारती, एस प्रधान, रिपील द एंसीडोट्स फ्रॉम द फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलेज, एसोसिएट टेस्टिमोनियल ऑफ द लीडर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड अक्रॉस पार्टी लाइन। इट इज़ पब्लिश्ड बाय ओम बुक्स इंटरनेशनल। इसके अंदर ये याद रख लेना कि बुक कौन सी है और किसके ऊपर बेस्ड है, बहुत सारा रन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये किसी किसी में दिया होगा, जैसे ओम बुक इंटरनेशनल ने इसे पब्लिश किया था। द पॉलिटिशियन, द लीडर, द ओरेटर, द असेटिक कमिटी टू द आइडिया ऑफ अ न्यू इंडिया कंपोज्ड इनटू सिंगल फ्रेम बाय द ऑथर्स। इसको एक सिंगल फ्रेम में इसकी पूरी जर्नी को डाला गया है ऑथर्स द्वारा। ठीक है जी, उसके बाद है अपने पास सरवाकर। सरवाकर क्या है? इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, एक पास्ट स्टोरी है, विक्रम संपत ने लिखी थी। 1883 टू 1924 के बारे में बता रहा है। तो सरवाकर क्या है? इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट, पास्ट की आवाज़ है ये। 1883 टू 1924 बुक्स डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड फिलोसफर विनायक दामोदर सरवाकर। ही वॉज पॉपुलरिटी नोन एज वीर सरवाकर। तो वीर सरवाकर जी के बारे में बताया गया है इसके अंदर। द वॉल्यूम ऑफ द 2 सीरीज और कवर द लाइफ ऑफ विनायक दामोदर सरवाकर। इट एक्सप्रेसेज एंड एक्सप्लेन्स द इंसिडेंट फ्रॉम द बर्थ इन 1883 टू हिज कंडीशनल रिलीज टू रत्नागिरी इन 1924। तो यानी कि वो 1883 में पैदा हुए थे और 1924 में चले गए थे दुनिया से। तो यूनिकनेस ऑफ द न्यू बुक इन द हिस्टोरियन विक्रम संपत brought out the often missed aspects of politician विनायक दामोदर सरवाकर्स लाइफ एंड टाइम्स। बस बुक्स और मूवीज़ देखने का यही फ़ायदा है, जिनके बारे में हम जानते नहीं है ना। जैसे जब केसरी मूवी आई थी, उससे पहले वो स्टोरी हमें नहीं पता थी उन 10 सिखों की, लेकिन बाद में पता चला कितने थे वो, 10 थे 21 थे, ऐसे ही कुछ था। बोरिंग सी दिख रहा अच्छी मूवी लगी थी मुझे तो। स्टार्टिंग में तो बोरिंग लगती है, जो भाषा समझ में नहीं आती। नहीं, भाषा तो 2 मिनट की लाइन नहीं आई थी उस लड़की की, और उसके नीचे ट्रांसलेशन लगा लो। क्यों वो इंग्लिश बोल रही थी? वो बस उनकी थी, अफगानी लैंग्वेज थी। फिर तो मैं देखी है, तेरे को बोरिंग मैं दिखती यार, मैं प्रोमो देख के छोड़ देती हूँ।
नहीं, मूवी स्टार्टिंग के 15-20 मिनट की बोरिंग है, बाकी आगे तो खूब इंटरेस्टिंग है। जब वो लड़ाई होती है वो मैं थिएटर भी मैं पॉपकॉर्न खाने जाती हूँ, पॉपकॉर्न बस वो नहीं, मेरे को थिएटर में मूवी देखना पसंद ही नहीं, मैं अपने अकेले बैठ के लैपटॉप में देख सकती कभी कभी, पर फिर मेरे को मजा नहीं आता। हूँ। सही है, मैं सिर्फ देखती ही मूवीज हूँ, मुझे आसपास के एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं, जैसे मैं गिनी चुनी मूवीज देखती हूँ, सारी मूवीज नहीं देखी हुई होती मैंने। ठीक है जी, आगे है हमारे पास लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग बाय श्री विनाकिया नायडू। अब ये बुक बड़ी अच्छी है, कमाल की है, नाम भी बड़ा प्यारा है इसका, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। हाँ, पढ़ी नहीं है लेकिन नाम कितना प्यारा है। रीड करते मैं आपको नॉवेल्स वगैरह करती हूँ लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है। पहले करते थे जब छोटे थे। छोटे में नहीं की थी मैंने स्टार्टिंग, मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब लगने के बाद स्टार्ट किया इसे। कॉर्पोरेट्स में जॉब लगने के बाद थोड़ा टाइम मिल जाता है आपको अपने लिए, छोटे में तो पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। नहीं बुक्स मतलब भी वगैरह नहीं होता ना, अब तक तो पहले पता भी नहीं होता, अब के बच्चों को पता होता है नॉवेल्स जैसी कोई चीज़ होती है, जो हमारे टाइम के बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता था कि नॉवेल्स भी कुछ होते हैं। हमारे 10th में लगी हम इशू करवाते थे लाइब्रेरी से। आप लोग इशू करवाते थे, आप लोगों के स्कूल में कंटेंट में भी लगता है, जो अब करंट मतलब आपसे 5-7 साल बड़े हैं हम लोग, तो हमारे टाइम में जो होता था ना उस टाइम नॉवेल्स का इतना क्रेज नहीं होता था बच्चों में, और बच्चों को लगवाते भी नहीं थे, सिर्फ वो कुछ लिटरेचर एनसीईआरटी सीबीएसई ये बुक्स लगवाते थे और बस क्या इतना पढ़ लो काफ़ी है तुम्हारे लिए। उसके बाद धीरे धीरे नॉलेज आती है, फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बुक्स। मैं तो बुक्स भी ऐसी ऐसी उठा के लाई थी, तुम तो पढ़ोगे ना उसे कहीं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट। लैंग्वेज आर्ट है। लैंग्वेज भी हार्ड है और वैसा लगता है कि नोवेल स्टोरी नहीं पढ़ रहे आप, कुछ कंटेंट ही पढ़ रहे हो, जैसे एफएम का कंटेंट हो गया, हाँ मतलब रिलेट स्टडी ही हो गया काइंड ऑफ। उसके बाद एक दो नॉवेल्स ऐसी हैं जो मैं स्टोरी टाइप्स उठा के लाई थी, जैसे कि द ओल्ड मून सोल्ड हिज फरारी, वो भी काफ़ी अच्छी है, पढ़नी चाहिए अगर तुम्हें फ्री टाइम मिले तब, स्टडी छोड़ के नहीं। मैंने कभी अपने स्टडी टाइम में नॉवेल्स नहीं पढ़े थे, तुम्हें भी नहीं पढ़ने चाहिए। जब तुम ट्रेनिंग पे जाओगे, अपने पेपर क्लियर कर चुके होगे, उसके बाद ज़रूर रीड करना, हैबिट ज़रूर बनाना, रीडिंग हैबिट छोड़ना मत। कुछ नहीं होता है कि नोवेल पढ़ने लगते हो ना तुम, एक चैप्टर या 1.5 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेते हो। क्या होता है कि जब एनसीआर में जाते हैं ना, हमारा टाइम ट्रैवलिंग में बड़ा वेस्ट होता है। जैसे कि जब एनसीआर में जाते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या चीज़ रहती है, उसके अंदर मेट्रो में टाइम बड़ा वेस्ट होता है। मेट्रो के टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, या तो उसमें दो काम कर सकते हैं, फ़ोन चला लो या नॉवेल्स पढ़ लो। फ़ोन भी तुम ढंग से नहीं चला पाओगे क्योंकि नेटवर्क चला जाता है, तो उसके बाद एक ही चीज़ रहती है, नॉवेल खोलो और पढ़ो और इंटरेस्ट बन जाता है। एनसीआर में मेट्रो में जाओ तो ठीक है, वरना तो रश ही नहीं, कार में भी जाओ तो भी क्या है, कार तो ड्राइवर चलाएगा, रश बहुत तो कार तो ड्राइवर चलाएगा, तुम्हें क्या करना है। परेशानी बहुत। नहीं, मेरे को तो बड़े मजे आते थे, कैब भी की है तो मेरा तो पीछे नोवेल खुला होता था, उसमें लाइट्स होती हैं, लाइट्स ऑन की और पढ़ते थे ना। मैंने कभी नहीं छोड़ा, मतलब कंटेंट नहीं छोड़ा कभी भी, पढ़ते रहा करो, नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। और तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतने सारे वर्ड्स हैं, ये करंट अफेयर्स तुम्हारे आगे कहीं काम नहीं आएगा, सिर्फ अभी है, तो जितनी चीज़ें सीख सकते हो सीख लो। और बाद में तो न्यूज़पेपर पढ़ा तो पढ़ा, पढ़ते हो वैसे न्यूज़पेपर? हाँ मैं मेरी तो लॉकडाउन में आदत बनी। और अगर मैं पढ़ती भी हूँ तो मैं जब क्या पढ़ते हो? कोर्स क्या हो? हेडलाइन जब्स वगैरह तो बंद कर दिया, आपको कोई स्टोरी स्टोरी तो डेली आती है, उसके अंदर 2-3 थॉट्स आते हैं, आजकल तो 3-4 थॉट्स आने लगे हैं, और एक स्टोरी आती है मैनेजमेंट की, उनका नाम तो मैं भूल गई ऑथर का, डेली आती है उसमें स्टोरी, काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है, मतलब अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में कैसे जाया जाए वो पूरा आता है। 10 से 15 मिनट लगाया करो। फ़ोन पे भी तो लगाते हो तुम, फ़ोन पे आई एम श्योर कि तुम 1 घंटा तो मिनिमम लगाते ही लगाते हो। 1 घंटे में क्या होता है? देखो 1 घंटे में क्या होता है, आई एम श्योर तुम लगाते हो। मैं 1 घंटा तो ये मान के चल रही हूँ कि चलो बच्चे कह दे नहीं हम पढ़ते भी हैं मैम, तो 1 घंटा तो फिर भी तुम लगाते ही लगाते हो, और सुबह उठते चालू हो जाते हो। एक बार तो चाहिए। सुबह उठते चाहे तुम 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, जी 8 बजे, जब भी तुम्हारा टाइम है, जब भी तुम उठते हो, उठते तुम्हारे पास सबसे पहले फ़ोन आता होगा। हमारे पास फ़ोन आता है, हम उठते पहले अलार्म बंद करते हैं, टाइम देखते हैं, अरे लेट हो गया, फ़ोन रखा और अपना डेली रूटीन के काम में स्टार्ट। उससे पहले एक हैबिट ज़रूर बनाओ कि 15 से 20 मिनट एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ो। आता ही होगा न्यूज़पेपर तो करके 15 से 20 मिनट डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, हैबिट होनी चाहिए ये, और तुम्हारे तो बहुत काम की चीज़ है। जितना ज़्यादा दुनिया के साथ टाई अप रखोगे अपना, दुनिया तुम्हारे साथ रखेगी। तुम दुनिया को काट दोगे, दुनिया तुम्हें काट देगी इन द सेंस, मतलब आधा नहीं करेगी, लेकिन समझ गए ऐसे हम भी कौन सी दुनिया को काटने नहीं, इसको दुनिया को काटना ही कहते हैं।
अगर आप दुनियादारी की खबरें नहीं पता होंगी आपको कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप दुनिया से कटे हुए हो। मान लो आप कहीं इंटरव्यू पे गए, इंटरव्यू का मन क्या किया पता नहीं, कुछ भी कर सकता है उसका मन, उसने तुमसे बुक से कुछ पूछा ही नहीं, वो कहता चलो यार जनरल टॉक्स करेंगे। कई बार क्या होता है, अगर तुम बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी एमएनसीज में रहते हो, दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक तो लाला टाइप, उसको कुछ नहीं पूछना होता, वो सिर्फ ये देखते हैं कि सस्ते में कौन काम कर देगा। एक होती है अपनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज, एमएनसीज कंपनीज या बड़े लेवल की कंपनीज, उसको सैलरी कम ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बंदा अच्छा चाहिए होता है। फिर वहाँ पे पता है इंटरव्यू कैसे होते हैं, मेरे लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू वहाँ हुआ था और बस जैसे तैसे पार पाई थी उसमें। बताती हूँ क्या हुआ था। फर्स्ट उसमें होता है आपके रिटर्न स्किल्स, मैंने सोचा बुक से ही आएगा, पूरी बुक के रट्टे लगाए मैंने, ठीक है जी, रिटर्न स्किल्स लेके बैठी, बुक का एक भी पार्ट उसके अंदर नहीं आया। वो तो एक अलग बात है कि थोड़ा बहुत ना इधर उधर की बातें करने की आदत है, सुनने की, पढ़ने की, तो उस वजह से मैंने उसमें जैसे तैसे पार पा ली। मुझे नहीं पता था उस टाइम तक कि ये चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी आगे। रिटन स्किल्स में क्या होता है, मतलब क्या आ गया मुझे? बताती हूँ। रिटर्न स्किल्स में ना कुछ भी दे देते हैं, जैसे कोई टॉपिक उठा दिया, इसके बारे में आपकी क्या राय है। बुकिश भी देंगे ना, तो बुकिश के अंदर एग्जैक्ट ये नहीं पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स भरो कि ये पॉइंट है, आपको क्या लगता है इसके बारे में क्या होना चाहिए, अपने ओपिनियंस। तो जब तक आप दुनिया को नहीं समझोगे आप ओपिनियंस नहीं दे सकते। तो वो थे अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस, वन लाइनर लिखने थे, लेकिन ओपिनियंस 1 लाइन 40 लाइन बनाना बहुत मुश्किल है जिस बच्चे को नहीं आता, ठीक है जी। तो उसके अंदर 40 मार्क्स का ही वो टेस्ट था मेरा, उसके अंदर मुझे मिल गए थे लगभग 30 to 32 मार्क्स, ठीक है। तो 32 मार्क्स के अंदर सिलेक्शन हो गया, आ जाओ जी इंटरव्यू के लिए आ जाओ। फर्स्ट राउंड हुआ जनरल राउंड, कि भाई अपनी स्ट्रेंथ बताओ, अपनी वीकनेसेस बताओ। इसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च करके गई थी कि ऐसा क्वेश्चन आता ही है, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब भी आप अपनी वीकनेस बताओ ना सामने वाले को, तो वीकनेस भी इस तरीके से बताओ कि सामने वाले को ये ना लगे कि ये वीकनेस है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे कहेंगे जी मेरी वीकनेस ही है, मेरे गुस्सा बहुत आता है। अरे सामने वाले को बताने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। कुछ बच्चों ने कहा जी मेरी वीकनेस ही है, मैं एक काम से ना बोर हो जाता हूँ, फिर मैं करता नहीं 10 दिन बाद वो काम। बताने की क्या ज़रूरत है। एक ने, मैंने जो बोला था, मैंने ये बोला था सर मेरी वीकनेस ही है कि मैं काम करते करते ना खाना पीना भूल जाती हूँ। कहते मैडम खेल रहे हो आप तो। कहते आप वीकनेस थोड़ी बता रहे हो, आप तो अपने आप को उजागर करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा सर आप पता नहीं, अब आपको शायद ये ना लगे वीकनेस, पर मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं फिट नहीं रहूँगी, हेल्दी नहीं रहूँगी तो आपके लिए लॉस है। बट लेकिन काम करते करते मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे शाम को याद आता है अच्छा खाना नहीं खाया, तो शाम को मैं खाती हूँ उस चीज़ को। ऐसा रियलिटी में भी ऐसा रियलिटी में है, वैसे रियलिटी में भी। लेकिन मैंने उनको बोला था, जैसे अब तुम्हारे लेक्चर होते हैं ना, मुझे याद नहीं रहता कब खाना खाना है, कई बार तो मैं 4 बजे जाके लंच करती हूँ। तो इस तरह से होता है, मैंने उस तरह से उनको बोला, तो वो इम्प्रेस हो गए उस बात से। मुझे नहीं पता था कि वो इस बात से इम्प्रेस हो जाएंगे, पर वो हो गए, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट राउंड था जीडी का राउंड। अब हम जब यहाँ रहते हैं ना हिसार हरियाणा में, हम लोगों को जीडी का मतलब ही नहीं पता होता। पता है जीडी का मतलब? उन्होंने सिर्फ ये बोला था जीडी राउंड होगा, ठीक है कुछ होता होगा। तो जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और उसके अंदर क्या देते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक देते हैं जो करंट चल रहा हो, या फिर कोई भी थॉट प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। और वहाँ एक कंडीशन होती है, जितना भी बोलोगे इंग्लिश में बोलोगे। नॉर्मल तो आप इंटरव्यू देते हो वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिया जाता है बड़ी कंपनीज में, बट वहाँ एक कंडीशन थी कि आप जितना भी बोलोगे इंग्लिश में बोलोगे जीडी राउंड। उस जीडी राउंड की वजह से मुझे लगता था कि मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, बस बिकॉज उस टाइम जीडी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हालांकि पॉइंट्स थे बोलने के लिए, बट एक तो पॉइंट्स बोलने, और हरियाणा के बच्चे को बोल दिया जाए कि कंप्लीट इंग्लिश में बोलना है, तो भैया वो चिपक जाती है जी। और वो भी ग्रुप में क्या पता आपको आता नहीं होगा मैम, तो भी नहीं बोला जाता। नहीं बोला जाता, जब एकदम से बोल दिया जाए ना। तो वहाँ पर क्या थे, मेरे साथ जो बच्चे थे, 4 बच्चे थे एनसीआर के, दिल्ली के ही लोकल थे, मैं अकेली हरियाणा की थी उनके बीच में। उसके बाद और थोड़ा सा वैसा हो जाता है क्योंकि उनके एसेंट वगैरह बड़े स्ट्रॉन्ग पावरफुल होते हैं। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला, स्टार्टिंग में मैं नहीं बोल पाई थी, अगर टू बी फ्रिक्वेंट मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैं कुछ नहीं बोल पाई थी। अराउंड मेरा 1 मिनट का जीडी ऐसा चला गया था जहाँ पे मैंने एक शब्द नहीं बोला था। क्या लगेगा मन में, तो डर भी हो जाता है यार मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, निकाल देंगे मेरे को, तो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जीडी स्टार्ट किया, जैसे धीरे धीरे उन्होंने खुद ही इंटरप्ट किया था, डू यू वांट टू शेयर योर व्यूज़। उसके बाद फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे बोला, अपने आप डर निकलता गया, बोलते गए। फिर ऐसा लगा कि शायद ले ही लेंगे। फिर बस एक पॉइंट ये था झिझक का कि उन्होंने बुलवाया तब मैंने बोला, अगर वो नहीं बुलवाते तो शायद मैं बोल ही नहीं पाती। स्पेस बनाना सीखना चाहिए, आपको कोई स्पेस नहीं देगा मार्केट में। मैंने ये नोटिस किया उस टाइम पे, उस 1 मिनट में जो 4 बच्चे बोल रहे थे ना, हर बच्चा एक दूसरे की बात को बड़े रिस्पेक्ट से काट रहा था। आई वॉन्ट टू एड माई पॉइंट टू दिस।
और हमारी वो हिम्मत नहीं होती। ये बात हो गई काफ़ी पुरानी, कब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था 2016 में, अभी 21 चल रहा है, 5 साल हो गए उस बात को, तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है। लेकिन अभी वो 5 साल पहले ये सिनारियो था, तो अब चीज़ें एडवांस हुई हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हुई हैं। उस समय पे तो फिर भी इंग्लिश को इतना ज़्यादा बच्चों को नहीं सिखाया जाता था, बट आज बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं तुम्हें बोलती रहती हूँ, बोला करो बोला करो बोला करो। मैं झेल चुकी हूँ ये सब चीज़ें, वो तब जब मेरे को आदत थी बोलने, और जिस बच्चे को आदत ही ना हो, इसीलिए तुमसे कहती हूँ बोला करो, जितना बोलोगे उतना निखरोगे। मैं तो चुप ही नहीं होती तुम्हारे। चलो जी, कहाँ थे हम? हाँ, लिसनिंग लर्निंग पे स्टार्ट हो रहे थे, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो। चलो, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर श्री अमित शाह ऑन अगस्त 11, 2019 एट चेन्नई। इसको भी अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। दिस बुक इज बेस्ड ऑन VP ऑफ इंडिया श्री M. Venkaiah Naidu, 2 years in office. The book captured glimpses of vice presidents at 330 public engagement across the country during this period. This book gives a glimpses of his life after assuming the office of the vice president of India. इस बुक के अंदर भी इनके पूरे कार्यकाल को दर्शाया हुआ है कि 2 साल में उन्होंने क्या काम किया। तो ये बता रहा है कि कैसे लोगों के ओपिनियंस को सुनकर उन्होंने लर्न किया और लीड किया, मतलब अपने रोल के अंदर वो एक्सेस हुए। ठीक है, तुम्हें भी लीड करना है। अभी तुम्हारा टाइम है लिसन का, और लिसनिंग के साथ साथ तुम करते रहो लर्निंग। एक वो कोट है बड़ा फेमस, सुना है? बंदे किसने लिखा था वो मुझे याद नहीं है, कोट मुझे अच्छा लगता है, फर्स्ट यू लर्न देन यू रिमूव एल फ्रॉम इट। तो जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना ही ज़्यादा तुम अर्न करोगे। तो मैं तो अपनी काम की बातें याद रखती हूँ, मेरे को ऑथर का नाम एक्चुअल में मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि नाम मैं रिपीट ही बार बार वो करती हूँ जो मुझे याद रखना है। आगे है हमारे पास विवेकादीपिनी बाय आदि शंकराचार्य। तो एक विवेकादीपिनी जी हैं जो कि इन्होंने लिखी थी आदि शंकराचार्य ने। तो बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री M. Venkaiah Naidu रिलीजेज अ बुक टाइटल विवेकादीपिनी, अ कंसाइज बुक अपरिज्म ऑफ जुलाई 7, 2019। ये बुक इन्होंने जुलाई 7, 2019 में लॉन्च की थी। इट वॉज इनिशियली रिटन बाय आदि शंकराचार्य हु इज़ वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटर स्पिरिचुअल एंड लिटरेरी जीनियस। आदि शंकराचार्य ने इसे लिखा था, जो कि हमारे लिटरेचर के जीनियस हैं। ठीक है जी। विवेकादीपिनी इज अ समरी ऑफ प्रश्नोत्तरा रत्नावलिका रिटन बाय द आदि शंकराचार्य। The book has compiled a 36 verses drawn from 67 verses of Prashnottara Ratnamalika. The verses are written in question answer format. इस बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, जैसे क्वेश्चनियर होता है ना हमारे, उस टाइप का इसके अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो इट कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रूथ एंड आर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रिफ्लेक्शन। सारी बातें जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब कोई भी बंदा पढ़ेगा तो उसको फ़ायदा होने वाला है उस चीज़ से। यूनिवर्सल होती है जो चीज़, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है, किसी एक के ऊपर नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स के प्रिंसिपल एंड सब मिलेंगे आपको। ये बुक तो पढ़ने का मन कर रहा है, अच्छी है, लग रहा है सुन के। तो है इट कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रूथ एंड आर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रिफ्लेक्शन। द बुक्स हैज ट्रांसलेटेड इनटू 10 लैंग्वेज नेमली इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, Tamil, Malayalam, Marathi, Gujarati and Odia. It has shown the glimpse of India's wisdom in most lucid language. The vice president in the book has stressed the need to create society that actually demonstrates share and care, which was the core Indian philosophy. हमारे इंडिया के विजडम को दर्शाया गया कि इंडिया कितना महान है, और उसके लिए क्या बोलता है, शेयरिंग इज केयरिंग, जो हमारी मेन फैसिलिटी है यहाँ पे। ठीक है जी, चलो जी आगे करते हैं। आगे है स्पोर्ट्स। मेरा ही लेक्चर है आज तुम्हारा 12 बजे तक, इसलिए देखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे कितना कराओगे। वैसे नहीं देखती। अच्छा, मेरे को लगा आंखों में सवाल है कि बस। चलो, कोई सवाल मैम अब इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना हो तो कैसे करें, जैसे अब तो वीक हो चुकी है। देखो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना हो, अगर 2 तरह की इंग्लिश होती है, एक होती है आपकी कम्युनिकेशन और एक होती है आपकी ग्रामेटिकल जो रिटर्न में आती है। दोनों ही करती है। दोनों ही अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो इसका पर्पज़ यही है कि 10 से 15 मिनट निकाल के जो तुम फ़ोन में टाइम पास करते हो उसमें कोई ना कोई आर्टिकल निकाल लो। अच्छा, कुछ भी लिख दो, आर्टिकल ऑफ द डे, या फिर कोई तुम्हारा कोरोना वायरस, एनी अदर टॉपिक, या तुम मेरे से टॉपिक ले जाया करो, तो उस टॉपिक पे आर्टिकल पढ़ा करो। वहाँ पर तुम्हें ना राइटिंग जब पढ़ोगे ना तो अपने आप ही माइंड में वर्ड्स बैठते रहते हैं। अब मैं तुम्हें ये बोलूँ कि ग्रामेटिकल रूल्स याद करो, वो तुमसे नहीं होगा। स्टोरी पढ़ लिया करो, कोई भी स्टोरी, फनी पढ़ सकते हो, फैंटेसी पढ़ सकते हो, फिक्शन पढ़ सकते हो, नॉन फिक्शन पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, बस स्टोरी होनी चाहिए।
मतलब ज़्यादा रीडिंग से होगा, जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ज़्यादा फायदा। रीडिंग के बाद एक चीज़ और होती है, हमें बोलना सीखना चाहिए। हमें बोलना नहीं आता ना, तब तक हम लोग कुछ काम ही नहीं कर अरे सकते। मैं बोली कहाँ, घर में सब हिंदी और यहाँ पे मिरर वाला भी ऑप्शन अच्छा है। इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हो ना, जैसे मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, सब अपने नॉर्मल हरियाणा के लोग हैं, तो वहाँ पर हिंदी या हरियाणवी लैंग्वेज चलती है हमारी। तो बोले कहाँ, उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है, तुम 5 ही बच्चे हो तो तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी यहाँ पे अगर तुमने गलत बोल दिया तो, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। सारे ऐसा तो है नहीं हमें कोई इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है और उसके सामने हमें बोलना है, ठीक है। तो तुम आपस में अपना क्लास का डेकोरम सेट कर लो कि हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, वी ओनली स्पीक इन इंग्लिश, नो हिंदी वर्ड्स इन अलाउड। ऐसे हम लोग तो क्लास में क्या करते थे, बच्चे लोग, हम लोग बोलते थे, हम लोग पेनल्टी लगाते थे एक दूसरे के ऊपर कि तूने अगर हिंदी में बात की ना, तेरे ऊपर 10 रुपये का फाइन है, हम फाइन लगाते थे। पहले स्कूल में भी ऐसा ही होता था हमारे ऊपर, पर फिर नहीं, हम लेकिन बड़े हम होते लोग गए। अपने खुद के ऊपर लगाते हैं, हम लोग मतलब टीचर के गाइडेंस में काम नहीं करते। जैसे आप 4 फ्रेंड्स हो, 5 फ्रेंड्स हो, आपने बोला कि जो भी हिंदी में बात करेगा आई इम्पोज अ फाइन ऑन, तो आपने फाइन लगा दिया 10 रुपये का फाइन। उसके बाद उस फाइन का चाहे पार्टी कर लो सारे मिलकर। हम लोग क्या करते थे, जितने ज़्यादा फाइन इकट्ठे होते ना उसकी पार्टी करते थे। तो डेली क्लास में 5 बच्चे ऐसे निकल ही जाते थे जो कि हिंदी में बात करते हुए पाए जाते थे, तो वो 5 बच्चों का फाइन 50 हो गया। और हमारे बच्चों के टाइम पे तो 50 में पार्टीज बड़ी अच्छी हो जाती है, एक एक पेटीज खा ली, एक एक हमने वो लेमन सोडा आता था उस टाइम पे वो पी लिया। तो इस तरह से हमारी इंग्लिश भी सुधर जाती थी, बॉन्डिंग भी सुधरती थी, हमारे व्यूज़ भी शेयर हो जाते थे। इस तरह से भी काम कर सकते हो कम्युनिकेशन के ऊपर। और सोचते हो कि ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, बकवास ज़्यादा होती है और हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, नहीं कर सकते ये, तो मिरर प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है। मैं पता क्या करती हूँ, खाली टाइम में स्कूटी चलाती हूँ ना, तो मुझे रास्ते में जो भी दिखता है, आज भी प्रैक्टिस मेरी बनी हुई है, मैं खाली टाइम में क्या करती हूँ, खुद से बड़बड़ करती रहती हूँ। मैं आसपास जो भी चीज़ें देखती हूँ ना उसको इंग्लिश में बोलती रहती हूँ। जैसे कि हिज ड्राइविंग सो हार्श, दे आर स्टूपिड, दे आर इडियट्स, जी गाली देने का मन कर रहा हो वो भी इंग्लिश में। सो उससे ना अपने आप ही अपने अंदर का हेजिटेशन, जब स्कूटी रन करते हो और अकेले ही चला रहे हो आप, तो बेस्ट वैन पार्ट ये है कि कोई सुन नहीं रहा, तो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज पे बैठ जाते हैं वो शब्द। बेस्ट पार्ट होता है अकेले किचन में काम कर रहे हो। लोग बोलते हैं म्यूज़िक सुना करो, इंग्लिश म्यूज़िक, लेकिन वो हमें तब बेनिफिशियल है जब हमें समझ में आने का। अभी इंग्लिश म्यूज़िक में टाइम लगाने के लिए पहले उसके लिरिक्स याद करने पड़ते हैं, फिर वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू होते हैं। इसलिए तुम्हें मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगी, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं, ये तुम कर सकते हो जितना तुम्हें आता है ना उतना ही। अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश लिख नहीं पाते या मन में ऐसा होता है पहले उसको हिंदी में बोलते हो, फिर उसे कन्वर्ट करते हो, फिर इंग्लिश में बोलते हो? कुछ आपको बोला जाता है तो आपके मन में पहले हिंदी में आंसर आता है, फिर उसका फ्रेम करते हो तुम इंग्लिश में, तब तक हमारे अंदर हेजिटेशन पैदा हो चुकी होती है कि हम चुप पे हैं। और जब फ्रिक्वेंटली बोलते रहते हो ना तो तुम्हें फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फ्रेम करने के बाद ये लगता है कि हम सही हैं, गलत हैं, फिर हम उसे चेक करते हैं। चेक करते हैं। और फिर अब रिटर्न में तो हम चेक कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट हमारे पास है, लेकिन ओरल में नहीं चेक किया जा सकता। तो इसको सुधारने का एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो जी चलें आगे। स्पोर्ट्स, और एक और तरीका हो सकता है इस चीज़ के लिए, जैसे ये हमारे स्कूल टाइम पे हमारी टीचर्स ने बताया था कि तुम लोग अगर पूरी इंग्लिश नहीं बोल पाते हो तो अधूरी इंग्लिश बोलते हो। हमने खाना खाया, वी हैड आवर मील, उसके बाद आगे हिंदी में बोलना स्टार्ट कर दो, उसके बाद थोड़ा इंग्लिश में बोलना, जितना ज़्यादा, जैसे कि हम बोलते हैं कि आपके अपनी बुक्स का पेज नंबर 27 ओपन कर लीजिए, ये ज़रूरी बोलना है कि किताब का 27वां पेज खोल लो, ऐसे बोलना थोड़ी ज़रूरी है। तो छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट, जैसे घर पे उठते हैं, मम्मी खाना दे दूँ, मम्मी ब्रेकफास्ट दे दूँ, मम्मा ब्रेकफास्ट दे दूँ, तो धीरे धीरे उनको भी आदत हो जाती है, धीरे धीरे सुनते हैं। अब हम ही अपनी लोकल लैंग्वेज से बाहर नहीं आते तो वो अपने बचपन की लैंग्वेज से कैसे बाहर आएंगे, नहीं आ सकते। तो अगर अपने घर में चेंज लाना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। और एक प्रोफेशनल हमेशा चेंज लेकर आता है अपने घर में। मैं जब छोटी थी तो मेरे घर का एनवायरनमेंट वैसा नहीं था जैसा आज है, आज बड़ा फॉर्मल एनवायरनमेंट है मेरे घर का, वो इसीलिए है धीरे धीरे एक एक स्टेप बाई स्टेप उसको बनाया है, तो बनाना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट। और घर वाले मान जाते हैं, एकदम से इम्पोज करोगे ना क्या मम्मी ऐसे ना बोला करो, वो नहीं मानेंगे। उनको धीरे धीरे तुम अपने अंदर चेंज करोगे ना, वो अडोप्ट कर लेंगे। हम अडोप्ट करते हैं चीज़ें, और हमारे ऊपर इम्पोज की जाए ना हम उसको रेजिस्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें बोल दूँ कल से इंग्लिश में ही बोलना, तुम नहीं बोलोगे,
तो मतलब मेरे पीठ पीछे कहोगे क्या है मैं आपको, ये भी कोई बात है? हमारी मर्जी अब कौन सी लैंग्वेज में बोले। पीयूष तो सो जाएगा अभी यहाँ पे बस करो। चलो जी, स्पोर्ट्स क्या है? क्या है स्पोर्ट्स? गेम्स है। खेलकूद है। तो खेलकूद के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो रानी रामपाल, कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, becomes the first hockey player in the world to win the prestigious World Games Athlete of the Year award. The World Games announced the winner on January 31, 2020. After a 20-day voting process by sports lovers around the world, this award is given for outstanding performance, social concern, and a good behavior. People across the world select the winner through the vote. तो इसके अंदर होगा अवार्ड कौन सा है और किसको दिया गया। रानी रामपाल क्या है वो? इंडियन हॉकी की, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है और उनको अवार्ड कौन सा मिला था? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। बस लर्निंग पॉइंट से यही है हमारा। उसके बाद है हमारे पास 2019 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। तो इंडियन स्कीपर मिस्टर विराट कोहली was named captain of both ICC Test and ODI teams of 2019 and awarded ICC 2019 Spirit of Cricketer Award. Rohit Sharma was also honored with the ICC ODI Cricketer of the Year 2019 award. The ICC awards were announced on January 15, 2020. इसके अंदर विराट कोहली जी को मिला था स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर और उनको भी एक मतलब ऑनर किया गया इसके साथ। किनको? रोहित शर्मा। ठीक है, क्रिकेट देखते हो क्या तुम? मतलब इतने तेज उत्तेजना के साथ नाम बोला तुमने, एक्साइटमेंट के साथ। अच्छा, ऐसे फ्लो में आगा। आगे क्या बोलता है? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। ITCC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 was held in England and Wales from 30th May to July 14, 2019. The ICC Cricket World Cup takes place every fourth year. The 2019 event ran 10 teams and was the culmination of global qualification process that ran over 5 to 6 years. यानी कि वहाँ पर जो इवेंट चला था वो हमारा 10 टीम का चला था। 10 टीम के अंदर से हमें ग्लोबल क्वालिफिकेशन निकालना था कि किसका क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद बोलते हैं कि टॉप 8 टीम्स इन द ICC वन-डे रैंकिंग एट द गिवन डेट अप्रोक्सीमेटली 18 months प्रायर टू CWC क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली। और उनके अंदर से 8 टीम क्वालिफाई की थी, लगभग 18 महीने लगे उसको क्वालिफाई करने के लिए। The final 2 teams came from the ICC Cricket World Cup qualifier which took place in the prior to the Cricket World Cup. This event is culmination of the ICC World Cricket League series to the regional qualification events which provided the opportunity for ICC member to progress through the qualification process and participates in the CWC. All teams played each other in full round robin format with 4 teams progressing to the semi-finals and winner contesting the CWC. इसके अंदर तुम्हारा लर्न करने वाला कोई भी पॉइंट अभी तक ऐसा नहीं है। उसके बाद आ गए हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स एंड कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स and for delivering on the vision of Commonwealth sports movement to build peaceful, sustainable and prosperous communities globally by inspiring Commonwealth athletes to drive the impact and ambition of all Commonwealth citizens through sport. उसके बाद क्या बोलता है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द यूके बट वर्किंग अक्रॉस 71 मेंबर्स। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा यूके के अंदर और इनकॉर्पोरेट भी यूके में ही हुई थी उसके, लेकिन इसके मेंबर्स कितने हैं? 71 मेंबर्स एंड नेशन एंड टेरिटरीज। CGF is based on Commonwealth House and the London's Pall Mall alongside and working closely with colleagues from the Commonwealth Secretariat, Royal Commonwealth Society and the Commonwealth Local Government Forum। इनके साथ बड़ा मिलजुल कर काम करती है ये। उसके बाद नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी होस्टेड बाय इंग्लैंड ऑन जुलाई 27 to August 7 एट Birmingham. The Birmingham 2022 Commonwealth Games will demonstrate the very vast global Britain to the world, showing us the regional strength of being connected and accessible youth and inclusively a focus on regeneration and regeneration. Birmingham is perfectly positioned to attract people to the games and ensure the benefits of hosting extend from the city to the UK and the Commonwealth. इसमें जो लर्न करने का पॉइंट है तुम्हारा CGF का फुल फॉर्म कहाँ पर इनोग्रेटेड है और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और इसमें कितनी कंट्रीज जो हैं मेंबर। ठीक है जी। उसके बाद हैं कुछ हमारे पास ओलंपिक गेम्स, कौन कौन से गेम्स हैं और उनके क्या क्या सिंबल्स हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे कल और अभी हम लोग लेंगे 20 मिनट्स का थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड। ठीक है, कौन से क्वेश्चन आंसर सुनाना चाहूँ? अच्छा, इसके अंदर ना ये कुछ सिंबल्स है हमारी नेशनल करेंसी, स्टेट एम्बलम,
नेशनल सिंबल्स, नेशनल फ्लैग है हमारा, नेशनल करेंसीज हैं इनके ना, इसके अंदर कुछ की फीचर्स डाले हुए हैं कि इसमें स्पेशलिटी क्या है। कुछ तो हमें बचपन से पढ़ाया गया है, कुछ इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल है, थोड़ा और इन डेप्थ है कि इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। तो ये नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, ओलंपिक सिम्बल्स, ये सिम्बल्स आप लोग घर से पढ़ के आओगे, ठीक है जी। उसके बाद है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये यहाँ पर ऐसे डिस्कस कर लेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो भी है, पद्मश्री किसको मिला था, क्या अवार्ड है, ठीक है जी। और उसके बाद है नहीं अवार्ड्स के बाद तो आर्ट एंड कल्चर है हमारे पास, गुरु नानक जयंती है हमारी, खाटी हुडा साइट, विरासत ए खालसा, पढ़ लेंगे। टूरिस्ट साइट्स, हमारे कल्चर क्या हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं घूमने फिरने वाली, कहाँ कहाँ आर्ट का फैलाव ज़्यादा है। उसके बाद एक है हमारे पास G20 से समिट हम कर चुके हैं ना वैसे। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है G20 का, पेज नंबर 40 पे। इसको एक बार रीडिंग लेकर आना। इसके अंदर वही सेम चीज़ें मिलेंगी जो हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार रीडिंग लेकर आना इसकी, ठीक है जी। तो करें अभी लेक्चर का खात्मा, एक छोटा सा क्वेश्चनियर राउंड कर लें। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप बता देना उसमें कितना आता है, आपको कितना नहीं आता। कौन से चैप्टर से करवाना चाहोगे क्वेश्चन आंसर्स? ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लेंगे, इसलिए मैं वीडियो क्लोज नहीं कर रही हूँ। जिस चैप्टर के तुम क्वेश्चन आंसर सुनाना चाहो, जो चैप्टर तुम्हें लगता है मैं तुम बहुत अच्छे से आता है, किसी भी बुक का। चैप्टर 4 लीगल अफेयर्स का और करंट अफेयर्स का सुना। करंट अफेयर्स का चैप्टर 4, हाँ लीगल अफेयर्स ही है उसके अंदर, पक्की बात। हाँ आ जाओ उसके अंदर, चले सभी तैयार हैं उसके लिए? वो नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग बुक भी खोल सकते हो ओपन बुक, क्योंकि ये सरप्राइज है तो उसको ओपन बुक भी दे सकते हो। इसका बेसिकली मकसद ये है कि तुम लोगों को थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स पता चल जाएंगे और तुम्हारी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो चलेगा वो हमारा डिस्कशन राउंड ही चलेगा। अब सिलेबस ये ख़त्म होने को आया है हमारा, ये तो थोड़ा थोड़ा इसलिए करवा रही हूँ, वरना तो मैं एक साथ इसको वाइंड अप करवा सकती थी। इतना लाइन टू लाइन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, एक एक वर्ड में पूरा बता देती तुम्हें, इसमें ये है, इसमें ये घर से पढ़ाना। बट क्योंकि तुम्हें लर्न भी कराना है साथ साथ और अपना डिस्कशन वाला पार्ट बचा हुआ है, तो इसलिए डिस्कशन करके करते हैं ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो लीगल एंड करंट अफेयर्स से मैं पूछ रही हूँ, चैप्टर नंबर 4 है आपका करंट अफेयर्स का। तो बताओ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके अंदर करंटली कितने नंबर ऑफ जजेस हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस? 33। वेरी गुड। इंडिया इज अ डैश स्टेट, कैसा है? फेडरल यूनिटरी? कौन सी फेडरल? वैसे फेडरल है। फेडरल है, फेडरल में माना जाता है हमारा। चलो जी, कितने टायर स्ट्रक्चर हैं हमारे, कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट और हिरार्की भी ऐसे ही है, हाँ सुप्रीम, हाई और और सबऑर्डिनेट, पक्की बात? चलो कहते हो तो मान लेती हूँ। एनसीएलटी क्या है? एक ट्रिब्यूनल है जिसमें केसेस लड़े जाते हैं कंपनी लॉ से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएलटी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वेरी गुड। चलो जी, ठीक है जी। उसके बाद है देयर आर मल्टीपल पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम कर सकता है वो बताना है। ऑप्शंस दे रही हूँ मैं, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। दोबारा सुन लो, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन और ऑल ऑफ these। ओरिजिनल तो सबके पास होता है। चलो जी, The Supreme Court number of judges bill of 2019 has added dash number of judges to the judicial strength of 34 including CJAI. 31 कितने एडिशन हुए? 2, 3, 4, 3। टोटल नंबर ऑफ हमारे 4 जजेस ऐड हुए थे, मतलब 31 से 34 हो गए थे हमारे पास टोटल CJI के इंक्लूजन में। चलो जी, आगे करते हैं। हमारे पास The other judges of Supreme Court are appointed by a president after consultation with dash Chief and Justice। पक्की बात? CGI से पूछना जरूरी है? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ये वैसे हाँ मर्डर कर देगा किसी का। चलो जी,
अच्छा, एक प्रोजेक्ट इसके अंदर आया था जो हमारा चार धाम यात्रा वाला प्रोजेक्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स के अंदर डैश ऑल वेदर रोड्स कवर किए थे, 400 किलोमीटर, 900 आंसर भी मतलब ऑप्शंस भी नहीं बोलने देते थे, पढ़ के आते हो, अच्छी बात है वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट, बेंच ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलएटी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। क्या एनसीएलटी और एनसीएलएटी जुडिशियल कोर्ट है? नहीं, वो क्वासी जुडिशियल कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल, ठीक है जी। The Supreme Court of India came into being on 28th January 1950, ठीक है, इसी पे आया था, इनकॉर्पोरेट हुआ था हमारा, एंड रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस किया था उसने? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज, इसको अपनी करंट बुक से कर लेते हैं, इसमें पुराना डेटा है। क्या क्या बोल रहे हैं? एनवी रमना, एनवी। लिखवाया हुआ है तुम्हें, ठीक है जी। आगे है हमारे पास, हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। ठीक है। As regards appointment by the president, the consideration with the dash is obligatory in case of appointment of dash other than dash. As regard appointment by president, मतलब president appoint कर रहे हैं किसको? The consultation with the dash is obligatory. Chief Justice of India, इनके साथ obligatory है। In case of appointment of, in case of appointment of other persons या other judges other than Chief Justice of India, उसी के केस में हमें लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो उनके लिए कोई ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद है the high power committee was required to hold dash meeting and to submit the recommendation within dash month. कौन सी मीटिंग हुई थी? उन लोगों को कितने दिन की मीटिंग रखनी थी और उन लोगों को कितने दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी थी? वही वाला ये चार धाम, उसी पेज पे मिलेगा तुम्हें। नेशनल ग्रीन कमेटी का नाम तो हाई पावर था, देखो देखो मिलेगा तुम्हें उसके अंदर। कमेटी का नाम तो था हाई पावर कमेटी, और उन्होंने क्या बोला था कि आप कुछ मीटिंग कर लो और उसकी आपको रिपोर्ट देनी होगी। 4 मंथ्स के अंदर था, 3 मंथ्स के अंदर था, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के अंदर था। मीटिंग कौन सी थी? क्वार्टरली। हाँ, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? क्वार्टरली मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी, यानी कि एक क्वार्टर 3 महीने की मीटिंग कर लो और जितनी भी रिपोर्ट आएगी आप विदिन 4 मंथ्स हमें जमा करा दो, ठीक है जी। ICSI का फुल फॉर्म? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ICSI, अच्छा, हाँ, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है जी। As per decision, in case of non-survival of any sapling, future plantation should be done and compensatory afforestation should be dash times the number of trees 10 times. 10 times. ये भी अगेन तुम्हारा चार धाम यात्रा वाला है, ठीक है जी। अच्छा, जो हाई पावर्ड कमेटी रखी गई थी उसको क्या सजेशन देना था? ऑप्शन नंबर 1, एरियाज इन विच द फोरेस्टेशन शुड बी टेकन। दूसरा, काइंड ऑफ सेपलिंग्स टू बी प्लांटेड। तीसरा, इरिगेशन फैसिलिटीज इन एरिया। और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। बहुत है। पक्की बात, ठीक है जी। इसका आंसर है आपका बोथ ही है। उसके बाद है आपका देयर आर डैश नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया? 25। विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट? ऑप्शन देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, गोवा और ऑल ऑफ। तुमने लिखा था ना ये, चलो। उसके बाद है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड द सेपरेट हाई कोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। एक बार रिपीट करना मेमोराइजेशन। एक सेकेंड, ये हमारे उसके अंदर आया भी नहीं था वैसे कि
Recently, Supreme Court approved the separate High Court for which of the following state? केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश? इसका आंसर लिख लेना, आंध्र प्रदेश आएगा इसका आंसर। आंध्र प्रदेश का रिसेंटली एक सेपरेट हाई कोर्ट बनाया गया, मतलब उसको सेपरेटली उसका दे दिया गया एक हाई कोर्ट, और नंबर अभी भी इंक्रीज नहीं हुए, नंबर उतने के उतने हैं। ठीक है जी। The Dash High Court is the oldest high court in the country, established on 2nd July 1862. Allahabad, Calcutta, Bombay या मद्रास? कैलकाटा। बॉम्बे। ये तुम्हारे सिलेबस में आया नहीं था, लेकिन ये एडिशनल क्वेश्चन है, कई बार ICSI का मन करता है तो पूछ लेते हैं, इसलिए ये मैं क्वेश्चन बैंक लेकर आई थी तुम्हारे पास, ताकि तुम्हें अपने ये ना लगे कि ये तो क्या एलियन सा क्वेश्चन आ गया पेपर के टाइम पे। इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। और कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये तो पास्ट ईयर था जो तुम्हारा आंध्र प्रदेश वाला था ना, जून 2020 में आया था। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर ऑफर रेफर टू एज कमीशन, अथॉरिटी, बोर्ड या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। कमीशन भी है, अथॉरिटी भी है, बॉडी भी है। अच्छा, किसका काम करती थी ये मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए काम करती है। बिल्कुल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो उनके लिए काम से करती है। related। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास NCLT की कमेटी बताई थी क्या मैंने? NCLT किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था? NCLT was established on the recommendation of which committee? इराडी कमेटी, इराडी मल्होत्रा कमेटी। कमेटी, इलाकी कमेटी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, द कोर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960 बाय, किसने किया था? कंपनी लॉ बोर्ड, ICSI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स। ICSI। कंपनी सेक्रेटरीशिप जो इंट्रोड्यूस हुआ था अपना 1960 में हुआ था, उस टाइम वो कंपनी लॉ बोर्ड के अंडर आता था। अच्छा, हमें रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? NCA। MCA। ICSI तो हमारा वो पूरा का पूरा पार्लियामेंट है ना, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट है। The ICSI was created which took over from company law board to conduct CS examination. पहले कंपनी लॉ बोर्ड के अंडर था, उसके बाद वो ICSI के अंडर चला गया। कब गया था ICSI के अंडर? 1980। 1980। ये गया था आपका 1968 में। 1980 में हमारा एक्ट बना था, यानी कि 1960 में चलता आ रहा है हमारा कोर्स। कितने साल हो गया उसको? 40 और 20 60 साल, 61 हो जाएंगे। ICSI has replaced Dash program with CSIT. CSIT से पहले क्या होता था? CS फाउंडेशन। बिल्कुल, CS फाउंडेशन। ये क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। हाँ, ऐसे साल तो मजा ही आ जाए। चलो जी। Where is the headquarter of ICSI located? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। ठीक है जी। लीगल वर्क्स ऑफ अ कंपनी आर डन बाय CS in practice, CS in employment, advocate या all of the above? ऑल ऑफ द अबव आएगा। कई बार हम CS करते करते ना अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें हम CS चूज़ करके आ जाते हैं, बट ये ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है जी। मैं अभी तुमसे सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो पास्ट ईयर में आ चुकी है 1920 के अंदर। उसके अलावा बाकी जो इसमें एडिशनल क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें टेस्ट में दूंगी। Dash has authorized practicing company secretary to undertake an internal audit of various capital market. SEBI, Central Government, Controller and Auditor of India. इसके अंदर पूछता है कि किसने अप्रूवल दिया था कि SEBI CS को हम लोग इंटरनल ऑडिटर बना सकते हैं ताकि वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कर सके। कैपिटल मार्केट आ गया तो वो SEBI का आ जाएगा। आगे चलते हैं। Who act as repository of all digital signature system certificates, यानी कि जो DSC है वो कौन उसको मैनेज करता है? पहला है हमारे पास MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दूसरा है हमारे पास गवर्नमेंट, तीसरा है हमारे पास बोथ A and B एंड चौथा है हमारे पास कंट्रोलर। इसका आंसर होगा तुम्हारे पास कंट्रोलर। इसके लिए कंट्रोलर होता है, उस कंट्रोलर से आपको सर्टिफिकेट लेना होता है जो आपके DSC को एक्वायर मतलब आपको बेनिफिट देते हैं, उसको बोलते हैं अपना कंट्रोलर अथॉरिटी बोलते हैं, CA बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में उसको। ठीक है जी।
इसके बाद एक आधा और होगा जो फास्ट में आया होगा। यूडिम का फुल फॉर्म याद है? हाँ, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। मनी ऐप किस चीज़ के लिए यूज़ किया था? ब्लाइंड पीपल्स के लिए, ब्लाइंड और किसने लॉन्च किया था? आरबीआई के एक मोबाइल ऐप है या मोबाइल वेब ऐप। बेस्ड मोबाइल है? ऐप। मोबाइल ऐप है। क्या करता है ये? बोल कर बोल कर बता। बोलकर बताता है कौन सी बताता है कि करेंसी है कितना- ताकि ब्लाइंड को कोई हाँ। अब ठग ना सके। ठीक है जी, चलो जी। Where in China was the coronavirus disease 2019 or COVID-19 first identified? मान है। हाँ ठीक है। ये कहाँ से आ गया वैसे? है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन इसके अंदर 2020 में पूछा गया। देखो जब भी मैं तुमसे बोल रही हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना तुम्हारे लिए लाभदायक है, तुम्हारी बुक में जो कंटेंट है वो बहुत कम है। करंट अफेयर्स को इसमें सिमटा नहीं जा सकता, ये तो है ही है, इसके अलावा तुम्हारे आउटसाइड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए इसको तो अच्छे से पढ़ी लो, आउटसाइड का आउटसाइड भी देखेंगे, ठीक है जी। तो इसको बड़े अच्छे से पढ़ लेना, सिंबल्स को और सब चीज़ों को। तब तक के लिए थैंक यू। मैम लेक्चर्स डलवा देना। लेक्चर्स डले नहीं हैं तुम्हारे अभी